हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जे विद अस। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कर रखा है। मेरी IIT जैम रैंक 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और कनेक्ट हो जाइए। खुद तो कनेक्ट होइए, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बोलिए इस ऐप से कनेक्ट होए। ठीक, मारिए। क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों कनेक्ट होंगे आप ऐसे हमसे? तो माय डियर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, जिसमें से कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे पहला है भाई डेली लाइफ क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ डायरेक्टली लाइव कनेक्ट होने का मौका देती है, जहाँ पे आपके मन में जैसा भी जो भी डाउट होता है आप डिस्कशन करते हो। इसके अलावा हम क्वेश्चंस आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। पोलिंग से हमको ये पता चलता है कि यार कितने बच्चों ने सवाल को सही किया है और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया है। इसके अलावा जिन्होंने सही किया है उन्होंने उसको कितने सेकंड्स में ख़त्म किया है, क्योंकि यार टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो हमारे लाइव क्लास में को आइए और लाइव पोल को एंजॉय करिए, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। नॉर्मली क्या है, हम पढ़ते तो हैं, ठीक है, हम इसकी भी पढ़ाई करेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा पढ़ने के बाद हमें कितना समझ में आया, हमें अभी कितने और हार्ड वर्क की ज़रूरत है, अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस कैसे करोगे, उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो होता है मॉक टेस्ट देना और क्विज़ेस देना। आप जब मॉक टेस्ट को अटेंड करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मेरे पढ़ने का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हमें कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं कर रहा हूँ, या कहीं मैं कोई फॉर्मूला मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। तो कंप्लीटली जो ओवरऑल एनालिसिस है वो तभी पता चल सकता है जब आप एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, तो आप जब हमसे कनेक्ट होगे तो रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट और क्विज़ेस देने का मौका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मीन्स क्या है कि यार जब आप क्लास में जाते हो तो आपको DPP मिलती है, आप उस DPP को सॉल्व करते हो। उसके अलावा फिर उसमें जो डाउट्स आते हैं वो हमारे फैकल्टीज़ बताते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट DPP मिलेगी, फिर थर्ड DPP मिलेगी एंड सो ऑन। उसके बाद आप माइनर टेस्ट दोगे, उसके बाद आप मेजर टेस्ट दोगे। तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड पैटर्न बना हुआ है। स्ट्रक्चर्ड पैटर्न बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर हमारा गोल पहले से सेट होगा ना, तो उस गोल को अचीव करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे जब कनेक्ट होंगे तो कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में आप हमारे साथ मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज यार अनलिमिटेड एक्सेस। इसका क्या फ़ायदे हैं कि इन केस किसी रीज़न से यार हमारी लाइव क्लासेस आपसे मिस हो जाती है, तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को आराम से देख सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी की टीम में n नंबर ऑफ फैकल्टीज़, सब्जेक्ट्स n सब्जेक्ट्स के लिए हैं। जितने से फैकल्टीज़ के ना जाने कितने टाइम्स फैकल्टीज़ यहाँ पे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई केमिस्ट्री 10 टीचर से पढ़नी चाहिए, तो आप 10 टीचर से केमिस्ट्री पढ़ो। आपको लगता है फिजिक्स 20 से पढ़नी चाहिए, तो आप फिजिक्स 20 से पढ़ो। इट्स अपॉन यू, आप जिससे पढ़ना चाहो, जितने बजे पढ़ना चाहो, अपने कंफर्ट जोन में रह के उनकी रिकॉर्डेड क्लास को आप देख सकते हो। ठीक है, हमसे कनेक्ट होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारी बहुत ही कम अफोर्डेबल और बहुत ही इकोनॉमिकल फ़ीस है। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से, तो जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो करीबन साल का 1.5 से सवा लाख के करीब लेके चले जाते होंगे। वहीं पे हम आपसे ओनली एंड ओनली कितना माँगते हैं, 30K माँगते हैं, 30,000। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर आपको और भी 10% का डिस्काउंट चाहिए, इंस्टा डिस्काउंट चाहिए, तो दिस इज़ माय कोड। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। माय कोड इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN। आप इस कोड को याद रखो बेटा, इस कोड को यूज़ करो, तो जैसे ही आप इस कोड को वहाँ डालोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आफ्टर दिस कोड आपका अमाउंट हो जाएगा 27K। 27K में बेटा आपको तीन सब्जेक्ट मिल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसके अलावा n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं।
तो सोचो n नंबर ऑफ फैकल्टीज, 3 सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, इतने इतने कम अमाउंट में, इतने एफोर्डेबल फीस में शायद ही इंडिया का कोई और इंस्टीट्यूट ऐसा करता होगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आपका टारगेट 2021 है या 2022 है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 साल का प्लान लेने की कोशिश करो, ठीक है। 2021 वाले ये प्लान लेंगे और 2022 वाले ये प्लान लेंगे। इट मीन्स अगर आपने 11th में हो या आप ड्रॉप आउट कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस अमाउंट की जगह आप इस अमाउंट को लो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देख सकते हो यहाँ डिफरेंस कितना है, नियरली सिर्फ 5K का है। कितना है? नियरली सिर्फ 5K का है। अब 5000 के नियरली डिफरेंस में आपको हमसे कनेक्ट होने का मौका कितना मिल रहा है? 24 मंथ। तो हम और आप 24 मंथ की जर्नी में कनेक्ट रहेंगे, तो सोचिए कितना मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से हमारे कोर्स को लीजिए और जितने भी बेनिफिट्स हैं उसका फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा बेटा अगर आपको लगता है कि इस अमाउंट को भी आप एक साथ नहीं पे कर पाओगे तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के बेसिस पे आप हमसे ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अब आप देखोगे कि पर मंथ की जो EMI पड़ेगी कितनी पड़ेगी? 1350। अब यार 1350 में कौन आपको 3 सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ फैकल्टी से पढ़ने का मौका दे सकता है, ठीक है। शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा इंडिया का, ठीक। चलिए, वेलकम गाइस, वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। जैसे आप सभी को पता है कि मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की एक सीरीज़ बना रखी है। इस सीरीज़ के दौरान मैं हर एक टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को उठाता हूँ और उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। उससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ कराता हूँ। इवन मैं एक PYQ सीरीज़ चला रहा हूँ, ठीक है। रात के 9 बजे मेरी PYQ सीरीज़ चलती है, उसमें भी आप आके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज़ के दौरान मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू किया हुआ है और आज रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 3 है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पार्ट 3 जो है वो पार्ट 2 का कंटिन्यूस फॉर्म है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी यार, जो पार्ट 3 देख रहा है वो पार्ट 2 ज़रूर देखेगा, तो तभी वो अच्छी तरह फील ले पाएगा। मैंने पार्ट 2 में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू किया था और इसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि मैंने EAR2 में क्या बताया था, पार्ट 2 में क्या बताया था। तो मैंने पार्ट 2 में आपको मार्कोनिकोव के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, कब आपको काइनेटिक प्रोडक्ट लेना है, कब आपको थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट लेना है, कौन कौन से केसेस में मार्कोनिकोव फेल कर जाता है, कौन कौन से केसेस में मार्कोनिकोव आपके अगेंस्ट जाता है, या यूँ कहूँ आपका आंसर कुछ और आ रहा होगा लेकिन एक्चुअल आंसर कुछ और है। वहाँ पे हमने मिथाइल शिफ्ट सीखी, वहाँ पे हमने हाइड्राइड शिफ्ट सीखा, हमने रिंग एक्सपेंशन सीखा, हमने रिंग कंप्रेशन सीखा, हमने बैक बॉन्डिंग के थ्रू देखा कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो पा रहा है। जितने पॉसिबल केसेस थे वो मैंने बताने की कोशिश की है इन पार्ट 1। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा आएगा कंटिन्यूस ऑफ पार्ट 2, दैट इज पार्ट 3 होने वाला है, ठीक है। मैं आपको अल्कीन के साथ HX की रिएक्शन करा रहा था, आज भी अल्कीन के साथ ही करने वाले हैं, बट आज अल्कीन की जगह हम लोग अल्काइन के साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालना है आपने, नोटबुक लेके बैठ जाइएगा प्लीज। दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ HX के साथ इस बार अल्कीन की जगह अल्काइन यूज करेंगे और हम देखेंगे क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक है। फॉलोड बाय मार्कोनिकोव, फॉलोड बाय मार्कोनिकोव, चलिए लेट सपोज करिए यार मेरे पास कोई अल्काइन है, ठीक है, और इस अल्काइन में मैं HX का रिएक्शन करा रहा हूँ। फिलहाल मैं 1 मोल यूज कर रहा हूँ। तो आपको पता है यार कि यहाँ पे ये H+ आएगा, ये आपके पास X- आएगा। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि यार ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये मेरा रिएजेंट है। एक रिएक्शन की का डिसीजन हमेशा सबस्ट्रेट लेता है। मैं पार्ट 1 से बताता चला आ रहा हूँ कि सबस्ट्रेट बताएगा कि मुझ पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा या मुझ पे न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो बट ऑब्वियस है, अल्काइन है बेटा तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और जब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तब कौन अटैक करेगा? तब आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने इस बॉन्ड को थोड़ा, यहाँ आया नेगेटिव और यहाँ आया पॉजिटिव, फॉलोड बाय मार्कोनिकोव,
ठीक है, तो आपने यहाँ पे H लाए और ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे बना, ठीक है। क्योंकि अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, आपको पता है, इसलिए आप तुरंत दूसरे मोल एच का फिर से अटैक लाओगे और ये तुरंत ही ब्रेक होएगा। जब ये ब्रेक होगा तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा। अच्छा, पहले आप X माइनस का अटैक कर ही लो, अब आप X माइनस का अटैक करा दो, ठीक है, अनस्टेबल है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको आएगा CH3C, यहाँ पे आ जाएगा X डबल बॉन्ड, क्या आ जाएगा CH2, ठीक है। दैट मीन्स CH3CX डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। लेकिन चूंकि आपके पास अभी भी डबल बॉन्ड है और आप मान के चलोगे जो HX है वो आपके पास एक्सिस में है। अब फिर से यही काम होगा कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगी और जैसे ही ब्रेक होगी तो तुरंत जो है इसका अटैक हो जाएगा। तो फाइनली दोनों का जब अटैक होगा, फाइनली आपको जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3, यहाँ पे CX और यहाँ पे CX, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा CH2, ठीक है। तो आपने कभी जेमिनल और विस्नल हैलाइड का नाम सुना हो, तो इसको हम लोग जेमिनल हैलाइड कहते हैं, जेमिनल डायहालाइड्स है। जेमिनल का मतलब क्या होता है, जब एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लग जाएं उसको हम लोग नाम देते हैं जेमिनल डायहालाइड्स, ठीक है। क्लियर कट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक अच्छे से एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन की तरफ दे देगा, बोलेगा CH3CH, लेट सपोज करो C ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले में वो बोलेगा HBr और यहाँ बोल देगा प्रोडक्ट A, फिर उसके बाद बोलेगा HI, यहाँ बोल देगा प्रोडक्ट B। तो आपसे प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B दोनों बनवाने से लेके आया है, तो आइए करते हैं मिलके। देखिए, सबसे पहले जब आप इसको HBr से रिएक्ट कराओगे प्रोडक्ट A बनाने के लिए, तो आपको पता है कि H प्लस और Br माइनस होगा मार्कोनिकॉफ को फॉलो करते हुए। आप CH3 CH2 C, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका Br आ जाना है और यहाँ पे आपका H2 आना है, ठीक है। आफ्टर देन उसने दिया है HI, तो फिर से वही काम करोगे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। फाइनली आपका आ जाएगा CH3 CH2, यहाँ आ जाएगा Br और यहाँ आ जाएगा I, फाइनली यहाँ आ जाएगा CH3, ठीक। क्लियर कट। तो कुछ नहीं किया हमने, बस अटैक कराते चला गया और प्रोडक्ट बनाता चला गया, ठीक। तो ये बात याद रहेगी आपको। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसी सिचुएशन से टैकल करना पड़ जाए और आपके पास सिर्फ वन मोल ऑफ HX हो, तो आप लॉजिक सोचो कि आप कहाँ अटैक कराओगे, इसमें कहाँ अटैक कराओगे। तो आओ मैं आपको बता दूं, इमेजिन करते हैं, दो केस लेते हैं, आइए दो केस लेते हैं। इमेजिन करिएगा, हाइपोथेटिकल इमेजिन करिएगा कि ये वाला केस A है और ये वाला केस B है। जब मैं A पे अटैक करा रहा हूँ तो मुझे पता है कि कंडीशन कुछ ऐसी आने वाली है, कार्बोकेटन यहाँ बनने वाला है, ठीक है। और जब मैं B पे अटैक कराऊंगा तब भी मुझे पता है कि कार्बोकेटन ये वाला बनने वाला है। अब आप देखिए माय डियर, ये मेरा कार्बोकेटायन और ये कार्बोकेटायन में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है। तो देखो यार, ये कार्बन का sp2 कार्बोकेटायन है और ये कार्बन का sp कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल, कंपेरिजन वर्ड है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। अब बेटा इधर वाला मेरा मोर स्टेबल, इधर वाला मेरा लेस स्टेबल, तो बट ऑब्वियस है अपने आप आपको कहाँ अटैक करना चाहिए, तो यहाँ अटैक करना चाहिए। इट मीन्स आपका जो प्रेफरेंस होगा वो इसकी तरफ ज़्यादा होगा। फाइनली जो भी आपके पास था HX था, फाइनली आपके पास अब तो X माइनस है, ये X माइनस का अटैक करा दीजिएगा और यहाँ आ जाएगा CHX CH2
C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको डिसीजन लेना है अल्कीन और अल्काइन में, तो आप कहाँ अटैक कराओगे, आप अल्कीन पर अटैक कराओगे। ठीक है, तब तक ये तब ऐसा होगा जब रेजोनेंस नहीं होगी। नहीं तो अगर रेजोनेंस मिलने लग जाएगी तो आप फिर मिक्स्ड पे कराओगे, जो हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, ओके, एक डिस्कस कर भी लेते हैं। मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा होता है इस बार, और आपसे बोलता कि इसको HX से अटैक कराओ, उसका प्रोडक्ट बनाओ, इसका प्रोडक्ट बनाओ अटैक करा के। तो देखो इसका आंसर कुछ ये आता है। ये आता है। इसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस। ये मैंने कल आपको बताया था, ये मैंने आपको कल बताया था कि काइनेटिकली और थर्मोडायनामिकली में कैसे कंसीडर करते हैं, कब थर्मोडायनामिकली लेते हैं और कब काइनेटिकली लेते हैं। ठीक है, कब आप काइनेटिकल प्रोडक्ट लोगे और कब आप थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट लोगे, ये मैंने आपको बताया है। तो जनरली आपको पता होगा कि अल्कीन्स में जो भी रिएक्शंस होती हैं एचएच के साथ, ये हमारे हाई टेम्परेचर पे होती हैं, हाई टेम्परेचर पे होती हैं, या इसको आप रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हो। तो दोनों जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा मेजर होगा? टीसीपी, दैट इज थर्मोडायनामिकल प्रोडक्ट मेजर होगा। ये मैंने कल आपको डिस्कस किया था, ये कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कब मेजर और कब माया बनाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ वैलेंसीज का पक्का पंगा पड़ रहा है यार। एक सेकंड, वैलेंसीज का पंगा पड़ रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, आदत से मजबूर है। ना ये मान लीजिए ऐसे था, अब आप इसको एच से अटैक कराओ तो आपको प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज द राइट प्रोडक्ट फाइनली। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स ले आइएगा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, एक्चुअली वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये हमने रीजन देखा था। ड्यू टू ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस ऐसा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टीसीपी बोले तो थर्मोडायनामिकल जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इससे। ठीक है, आपको पता है कि बीच में यहाँ पे जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और इस वजह से इसको रेजोनेंस मिलेगा। ठीक है, रेजोनेंस मिलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ जाएगा, 1,4 ट्रांजिशन प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। तो ये जो हमने कल डिस्कस किया था, बस बताने का आपको सेंस इतना ही है, बताने का मेरा सेंस इतना ही है कि अगर अगर आपके पास अल्कीन और अल्काइन में रेजोनेंस नहीं है तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? आप अल्कीन को प्रेफरेंस दोगे। लेकिन अगर मान लीजिए, इसको तो काट ही दीजिएगा प्लीज़, ठीक है, और अगर आपके पास अल्कीन और अल्काइन है और वो रेजोनेंस में है तो डू द रेजोनेंस फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, मोर द स्टेबल कार्बोकैटायन। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे जब कार्बोकैटायन आएगा बेटा, आपको पता है कि ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा इज 1 और 2 वाले के साथ, इसलिए ये स्टेबल कहला दिया जाएगा। ठीक है, जबकि अगर मैं यहाँ पे 2 पे ब्रेक करता तो रेजोनेंस स्टेबलाइज ना होता, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया, तो इस 3 वाले कार्बोकैटायन को 1 और 2 वाले बॉन्ड के बीच रिस्पेक्ट में आपको क्या मिल रहा है? रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रहा है। इसलिए आप क्या कर रहे हो? रेजोनेंस करा रहे हो। ठीक है, ठीक, क्लियर कट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कहो तो उसका एक्सप्लेनेशन और दे देता हूँ। हम कुछ ऐसे थे, ठीक है, ऐसे मैंने प्रोडक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैलेंसी आप पूरी करते रहिएगा यार। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या वाला हूँ, आप फिर से आओ मेरे साथ खेलो। आप लॉजिक सोचो कि ये वाला साइड ए है और ये वाला साइड बी है।
अब अगर मैं HX का अटैक A साइड पे करा रहा हूँ तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, पॉजिटिव चार्ज CH3। और अगर मैं इसको B साइड से अटैक करा रहा हूँ, बाकी वैलेंसी आप पूरी करेंगे, बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर लीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो इस पॉजिटिव चार्ज को कोई रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ वाली वजह से रेजोनेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ओके, रेजोनेंस कराना नहीं, लेकिन हमको रेजोनेंस तो मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका लेस स्टेबल हो जाएगा और बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। मैं यही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ट्रांजिशन प्रोडक्ट में कंसिडर करते हैं, TCP कंसिडर लेते हैं हमेशा। ठीक है, अब आप इस पर अटैक करा दीजिए, अब आप इस पर अटैक करा दीजिए, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आप X माइनस लीजिए, या खटक से अटैक कराइए, बाकी वैलेंसी पूरी करते रहिएगा यार। ठीक है, ओके, अच्छा लगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट करना है। तो अल्टीमेटली मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर अल्कीन और अल्काइन अलग अलग हैं जिसमें रेजोनेंस नहीं होने की चांसेस है, देन गो विद द अल्कीन। एंड अगर रेजोनेंस होने की चांसेस हैं, देन बट ऑब्वियस है आप मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ। ठीक है, बढ़ जाए आगे। आई होप मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी कि कब हमको अल्कीन से कराना है और कब हमको अल्काइन पे अटैक कराना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहानी आएगी, ये होता है रिएक्शन ऑफ HX, ठीक है, विद अल्कीन। फिर से वही है, बट इस बार थोड़ा चेंजेस है। बट क्या है, इन पोलर सॉल्वेंट। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह सॉल्वेंट पढ़ा रखा है कि सॉल्वेंट क्या होते हैं। पोलर, प्रोटिक, पोलर, ए प्रोटिक, नॉन पोलर में डिफरेंस बता रखा है। जो इसको डायरेक्ट देख रहे हैं वो इसी का पार्ट फर्स्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको पोलर, नॉन पोलर, ठीक है, पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक सब आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को ले रहा हूँ, लेट्स से इसमें पानी को लेता हूँ। ठीक है, पानी हमारा एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब इमेजिन करिएगा कि ये रिएक्शन अगर आपके सामने है, या आपके सामने कोई रिएक्शन है कि यहाँ आपके सामने कोई अल्कीन दे रखी है और आपको यहाँ पे लेट सपोज करो HBr दे रखा है, HX दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बंदे ने क्या डाल रखा है, पानी डाल रखा है। अब याद रखिएगा, आपकी उम्मीद से एकदम अनएक्सपेक्टेड आंसर आने वाला है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये H+ है, ये Br- है, तो मैं सीधे सीधे क्यों ना मार्कोनिकॉफ को फॉलो करूं, क्यों ना मार्कोनिकॉफ को फॉलो करूं और Br यहाँ लगा दूं और CH3 यहाँ लगा दूं और अपना प्रोडक्ट बना दूं। तो आप 100% रॉन्ग हो जाओगे, 100% रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि इस बार सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आपको असली रोल यहाँ पे समझ में आएगा सॉल्वेंट का। तो आइए, क्या इफेक्ट पड़ा और क्यों हमारा आंसर अलग आया, तो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट की बात की थी कि सॉल्वेंट का क्या रोल पड़ा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सॉल्वेंट होमोजेनाइज द रिएक्शन। ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट को प्रॉक्सिमिटी में लाता है और फिर डिसीजन होता है कि आगे की रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। कहने का क्या सेंस है बेटा, इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। मेरे पास HBr था, नो डाउट मैं पहले क्या करूँगा, H+ का अटैक कराऊंगा एज पर बेसिक रूल। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव लाऊंगा और यहाँ CH3 लाऊंगा। अब डिब्बे में तुम्हारे पास कौन कौन बचा, मेरे पास एक बचा Br- और एक बार वाटर खुद भी तो बचा है। अब यहाँ पे चूंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट हमेशा एक रिएक्टिव सॉल्वेंट होता है, वो भी अटैक करने की टेंडेंसी रखता है। तो देखो असल में हो क्या रहा है कि मान लो ये डिब्बा है, इस डिब्बे में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो डिब्बे में आपके पास Br- और H+ का अगर लिक्विड का है तो हो सकता है कि ये जो Br- है और यहाँ पे जो आप वाटर देख रहे हो, ये वाटर के जो इसको मॉलिक्यूल्स है इसको घेरे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके जो एनायनिक पार्ट हैं इसके उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका एनायनिक पार्ट को पकड़ के रखे हुए हैं।
ये ठीक है, वाटर का पॉजिटिव चार्ज और बी का जो है नेगेटिव चार्ज। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स असल में क्या करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इसके साथ एक इंटरेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। इस इंटरेक्शन के चक्कर में वाटर मॉलिक्यूल्स बी को रोक देते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं। मैं यूँ कहूँ कि मैंने कहा कि बी जो है वो जाना चाहता था या आप पे अटैक करना चाहते थे, और आपको मैंने सब मिल के घेर लिया, तो क्या आप अटैक कर पाओगे? आंसर इज नहीं। असल में यहाँ पे वही काम हुआ है। आप बी आर अटैक करने के रेडी था, अरे एच प्लस जाएगा, बी आर बोलेगा चल मैं पीछे से आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वाटर ने क्या कर दिया, कहा तू कहाँ से जाएगा बेटा, तू तो मेरे घेरे में फंसा हुआ है। इस टर्म को बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। क्या बुलाते हैं? सॉल्वेशन इफेक्ट। ये ऐसा तगड़ा इफेक्ट है। इस इफेक्ट की वजह से जो एनायन है वो वाटर मॉलिक्यूल के सराउंड चक्कर लगाता रहेगा, या यूँ कहूँ वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करते रहेंगे, पकड़ के रखेंगे, जाने नहीं देंगे। इससे इससे इसकी आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया है आयनिक मोबिलिटी दैट इज मूवमेंट ऑफ आयन इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स में किसी आयंस या किसी सॉल्वेंट में एक आयन की क्या मूवमेंट है, उस आयन की आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। तो फिलहाल ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये बी को अपनी तरफ घेर लेंगे, इससे इसकी आयनिक मोबिलिटी घट जाएगी और ये अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब देखो बहुत बड़ा वाला धोखा हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल ने बी माइनस को बहुत बड़ा धोखा दिया है और खुद चला अटैक करने। तो मजे की बात बेटा, जब यहाँ पे बी माइनस और H2O था ना, तो असल में वाटर मॉलिक्यूल कहा बेटा तुम कहाँ जाओगे, मैं चला अटैक करने, और वाटर मॉलिक्यूल इसको अटैक करेगा। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो बी बोलेगा भैया मुझे कुछ तो अकेला मत छोड़ो। तो कहा चिंता क्या करते हो, मेरा भी एच यहाँ से खाली हो रहा है, और जब मेरा एच खाली होगा तो तुम वापस उससे इंटरेक्ट कर लेना, मेरा उससे मतलब नहीं है, मैंने तो अपना प्रोडक्ट बना दिया एंड दिस इज माई प्रोडक्ट। ठीक है, प्लस एच प्लस और जो बी माइनस है वो देखते के देखते रह जाएगा सब। तो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट से एकदम विपरीत, एकदम अलग प्रोडक्ट बना, बिकॉज ये रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में हुई है। इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब तुम जो मार्कोनिकॉफ करते हो ना, जो नॉर्मली HBr से रिएक्ट कराते हो ना, वो पोलर सॉल्वेंट नहीं होता है, वो ए पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आप यूज़ करते हो। ठीक है, अब आपको कोई बताता नहीं है कि अगर आपको मार्कोनिकॉफ लगाना है तो कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करना है, लेकिन अब तुम जान चुके होगे कि अगर तुम्हें मार्कोनिकॉफ लगाना है मतलब HBr का अटैक कराना है, और चाहते हो कि नहीं सर HBr वाला ही प्रोडक्ट बने, तो तुम्हें वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे पोलर की जगह नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करना चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर आएगा। मतलब बवाल हो जाएगा, एकदम बवाली बातें बता दी मैंने तो। आओ, मतलब एक सवाल अगर ये ऐसे देने लग जाए, एक सवाल ये ऐसे देने लग जाए, और आपसे यहाँ लिखे HBr और यहाँ लिखे CCl4 और यहाँ लिखे HBr और यहाँ लिखे पानी, तो भाई साहब गेम दोनों का अलग अलग बजेगा, दोनों का आंसर एकदम अलग आएगा। दिमाग लगाओ कि क्या दोनों का आंसर आने वाला है। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन हमारी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें हो रहा है, और ये मेरी पोलर सॉल्वेंट है, इसमें हो रहा है। ठीक है, यूज योर माइंड, अपना दिमाग लगाओ कि कौन सी चीज़ कहाँ होने वाली है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन सोलर होने की वजह से हार्डेड शिफ्ट फॉलोड बाय हार्डेड शिफ्ट। जब बुद्धि लगाते रहना, मैं सीधे खटक से आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर ये, गाइस इसका आंसर ये, सॉरी ठीक है, ये दो अलग अलग आंसर। तो देखो कितना बड़ा रोल है सॉल्वेंट का, देख पा रहे हो सॉल्वेंट का कितना बड़ा रोल है केमिस्ट्री में। एक ही सॉल्वेंट की वजह से पूरी कहानी पलट गई यार। ठीक है, तो याद रखना है सॉल्वेंट जब आप यूज़ करते हो तो सॉल्वेंट का बहुत ख्याल रखा करो, क्योंकि सॉल्वेंट
होमोजेनाइज करता है रिएक्शन को प्रॉक्सिमिटी में लाता है। बार बार यही बोलना चाह रहा हूँ कि सॉल्वेंट के अंदर पावर होती है कि रिएक्शन की डायरेक्शन को पूरा ही बदल दे। इसलिए सॉल्वेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करो, बहुत ज़्यादा दबाव दिया करो कि कौन सॉल्वेंट पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या किया। ठीक है, उस जगह पे अगर यही काम आप अल्कीन की जगह विद अल्काइन करते ना, यही काम अल्कीन की जगह अल्काइन के साथ करते, कह सकते हो रिएक्शन विद अल्काइन। ठीक है, HX और यहाँ पे लेट सपोज करना H2 डाल रहे हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मान लेना यहाँ पे मेरे पास अल्काइन है कोई, मान लेना यहाँ पे मेरे पास कोई अल्काइन है। ठीक है, और आप इसको HX से रिएक्शन देते हो तो आपका H प्लस बन रहा है और X माइनस बन रहा है, नो डाउट। ठीक है, तो हो क्या रहा है, सबसे पहले तो आप H प्लस का अटैक कराओगे। पानी है, ख्याल रखना, पानी पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, ख्याल रखना इस बात का। ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट हो जाएगा, ये आपका रिएजेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट हो गया। रिएक्शन किस मैकेनिज्म जाएगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म जाएगी, क्योंकि आप इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए तत्पर हो। ये भाई साहब नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये अटैक यहाँ करेगा। देखो कितनी सिंपल सी केमिस्ट्री है अगर आप सीखना चाहो तो। लेकिन घबराना नहीं, यहाँ पे इस बार आपके पास डिब्बे में X माइनस भी है और डिब्बे में पानी भी है। शीशे में नॉर्मल ग्लास से टूट जाता है। ठीक है, अब आप इस पे पानी का अटैक कराओ यार, क्योंकि अभी मैंने बताया X माइनस और पानी में किसको प्रेफरेंस दोगे, तो बट ऑब्वियस है पानी तो X माइनस को पकड़ के रखेगा, जो पीछे हमने बताया है। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसे आने वाला है यार, ये आपका कुछ ऐसे आने वाला है। ठीक, बाकी यहाँ से आप H प्लस बाहर निकालो, नो डाउट। H प्लस बाहर निकालोगे तो ये आएगा C, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। बट अभी यहाँ से रुकिएगा नहीं, अभी रुकिएगा नहीं बच्चा। क्यों नहीं रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होने वाला है। अब बोलोगे टॉटोमेरिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने आपको बताया था टॉटोमेरिज्म एसिडिक मीडियम में भी होता है, टॉटोमेरिज्म बेसिक मीडियम में भी होता है। तो यहाँ पे डिब्बे में तो H प्लस पड़ा ही है जो पानी से खाली हुआ होगा, है ना, तो वो इसको टॉटोमेरिज्म कराएगा, और टॉटोमेरिज्म करने के बाद आपका जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा भाई साहब। मतलब अजब ही आंसर आ रहा है, एकदम अलग आंसर आ रहा है, क्योंकि आप कंसेप्ट को पोलर सॉल्वेंट में काम कर रहे हो, कंसेप्ट एकदम बदल जा रहा है। यही ऊपर देखो पीछे देखो, याद करो हमने किया था जब अल्कीन को HX से किया था अल्काइन को, तो हमने 2 मोल डाल के अपना काम कर लिया था, हमने जेमिनो हैलाइड्स बनाया था। इसका मतलब वहाँ पे भी क्या रहा होगा, वहाँ पे भी क्या रहा होगा, वहाँ पे भी हमारा पोलर की जगह नॉन पोलर सॉल्वेंट रहा होगा, जबकि यहाँ पे क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो बाबूजी केमिस्ट्री है, ये आपके साथ खेलेगी और आप उसके साथ खेलोगी। ठीक है, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आया, ठीक है, इस क्वेश्चन को जो फाइनली जो सही आंसर आया वो ये आया। ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री है, रटने को मना करता हूँ मैं ज़बरदस्त कि अगर आप रटोगे तो कितने प्रोडक्ट रट पाओगे, लेकिन अगर आपने एक बार मैकेनिज्म पकड़ ली तो क्वेश्चन यूँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, चलो यहाँ पे मैं HCl का अटैक करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ पे भी HCl का अटैक करा रहा हूँ, बट इस बार पानी का सहारा ले रहा हूँ। तुम दिमाग लगाना और मुझे बताना कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, वो तो बनेंगे ही बनेंगे। आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ,
कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारना, इंतज़ार रहेगा तुम्हारे रिप्लाई का। रिप्लाई करना कि ए और बी की अलग अलग आईयूपीएसी क्या होगी, ठीक है। ओके, ए और बी की अलग अलग आईयूपीएसी क्या होगी। ठीक ठीक, बढ़ते हैं आगे। बुद्धि लगाना बस, और कुछ नहीं। मैंने आपके सॉल्वेंट के साथ खेल गया हूँ, आपके सॉल्वेंट के साथ खेल गया हूँ। आपका आंसर ही बदल जाने वाला है, एकदम आंसर बदल जाने वाला है। ठीक, चलो। अब देखो यार, सॉल्वेंट के तौर पर ज़रूरी नहीं है ना कि तुम पानी लो। सॉल्वेंट के तौर पर अगर आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है तो पानी की जगह इथेनॉल भी ले सकते हो, नो डाउट। तो आओ आओ, कुछ नहीं, वही है एकदम सेम। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ HX, बट इन प्रेजेंस ऑफ, पता है क्या, इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल ले लेते हैं, CH3OH। ओके, तो अनएक्सपेक्टेड से अलग आंसर आने की उम्मीद रखेंगे। आइए मिलकर रखते हैं। ध्यान देना है कौन सा सॉल्वेंट पड़ा है, क्या कर रहा है आपके साथ। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा, ठीक है। यहाँ पे H+, यहाँ पे Cl-, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ये मेरा सबस्ट्रेट, ये मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPA लिख दे रहा हूँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की रिएक्शन हो रही होगी, नो डाउट। और आपसे इसका प्रोडक्ट पूछा, ठीक है। जल्दी मत मचाना, सही वही काम करना है जो हमने पानी के साथ किया है, ठीक है। मतलब कार्बोकेटाइन यहाँ लाया, ये यहाँ लाया, ठीक है। डिब्बे में तुम्हारे पास Cl- पड़ा है और मिथेनॉल पड़ा है। जो काम वाटर करता होगा वही काम मिथेनॉल भी तो कर सकता है। मतलब डिब्बे में Cl- को घेरने के लिए, मिथेनॉल के जो H+ है वो अपनी तरफ पकड़ के रखे होंगे। हाँ, वाटर की तरह उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, मैं मानता हूँ। क्यों नहीं होंगे वाटर की इफेक्टिव? तो देखो, ऊपर एक एक्चुअली बगल में मिथाइल ग्रुप लगा है ना, तो मिथाइल ग्रुप की अपनी एक क्राउडिंग होती है, और वो क्राउडिंग जो है उस Cl- के साथ डिस्टर्बेंस दिखा रही होगी, ठीक है। इंट्रैक्शन होगा, नो डाउट इंट्रैक्शन होगा, लेकिन पानी की तरह उतना अच्छा नहीं होगा। बट फिर भी हमको तो ओवरऑल हमको Cl- की आयनिक मोबिलिटी क्या करनी है, कम करनी है। अगर मैं आयनिक मोबिलिटी कम कर जाऊंगा तो Cl- तो अटैक नहीं कर पाएगा। अब बाबूजी अगर Cl- अटैक ही नहीं कर पाएगा तो अपना बचा कौन सा, अपना बचा मिथेनॉल, बचा कि नहीं बचा? बोलो 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 बोलो। कम ऑन गाइस, कम ऑन, ये अटैक कर रहा दे। गजब ही होने वाला है, एकदम ही बवाल होने वाला है। और आंसर नहीं, एकदम अनोखा आंसर आने वाला है, ठीक है। इसको अपन लोग इथर बुलाते हैं। मतलब प्रोडक्ट में क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट में इथर बनने वाला है। तो आप देखो कि कितना डिफरेंस हो जाता है एक सॉल्वेंट के बदलने से, ठीक है। आप मिथेनॉल डालोगे तो CH3, इथेनॉल डालोगे तो CTH5 एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा ख्याल रखना, थोड़ा सा ख्याल रखना कि तुम कर क्या रहे हो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ओके, आओ आओ तो खेलें। 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, BCl, CCl4, DCl, D2O,
DCl H2O, DCl पानी, पानी हो गया, इथेनॉल ले लो। देखो 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 कि चारों के प्रोडक्ट अलग बनेंगे कि नहीं, चारों के प्रोडक्ट अलग बनेंगे कि नहीं, और जो अलग बनेंगे सो क्या बनेंगे। ठीक है, बुद्धि लगानी है अपन लोग ने, हैं? हाँ या नहीं? चलो ट्राई मैं करूँ क्या? वैसे तुम लोग ट्राई करो यार, ज़्यादा अच्छा है। मैं क्या बार बार इसी क्वेश्चन को ट्राई करूँ। इसका आंसर ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे CCl4 पड़ा है, यहाँ पे पानी जाने नहीं देगा, इसलिए यहाँ OD आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे C2H5 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि कितने डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। सिर्फ खेल किसका है? सिर्फ खेल खेलने वाले सॉल्वेंट का है। तो आप देखो सॉल्वेंट आपके कितने मजे लेगा और क्या होने वाला है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन का देखो कोई अंत नहीं है, प्रैक्टिस कितने भी क्वेश्चन की कराऊंगा कम है। आप क्वेश्चंस को उठाओ, प्रैक्टिस करो, अच्छी अच्छी बुक्स को यूज़ करो, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आएगा यार रिएक्शन ऑफ X2, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद X2, ऐसे लिखो। रिएक्शन ऑफ अल्कीन with X2 in presence of polar aprotic solvent, it is CCl4। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई अल्कीन है और मुझे सवाल दे रहा है कि ये Br2 से रिएक्ट करा रहा है। किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, और हमसे प्रोडक्ट की उम्मीद कर रहा है। अब क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? तो आओ पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। इसका प्रोडक्ट बेटा कुछ ही आएगा। ठीक है, ये एंटी प्रोडक्ट आते हैं। अब ये क्या है, कैसे हुआ, इसके बारे में, इसकी मैकेनिज्म के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। मेरा मोटिव होता है कि मैं जितनी पॉसिबल हो सके हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म को खोल के समझाऊं। ठीक है, अब ये ऐसे कैसे हुआ, क्या रोल प्ले हो रहा है, किसका रोल प्ले हो रहा है, तो आइए डिस्कस करते हैं। ध्यान को बहुत बहुत बात को बहुत ध्यान समझिएगा। मैकेनिज्म, मान लीजिए आपके पास कोई ये अल्कीन है और चूंकि आप Br2 से रिएक्ट करा रहे हो, तो असल में ये Br के फॉर्म में है। आपको पता है कि ये मेरा सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट की हाई डेंसिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। चूंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और सबस्ट्रेट भी है, तो आपका अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल का होगा, नो डाउट। आप क्या करते हो, यहाँ पे इसको तोड़ते हो H+ और सॉरी Br+ और Br-, Br+ और Br- में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 करते हो ऐसा, तो होता क्या होगा? आप खुद सोचो यार कि कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल इनमें से, तो बताओ। वैसे Br+ वाला ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये अटैक करने के लिए तत्पर होगा। मान लेना यहाँ पे आया बॉन्ड, ऐसे मैंने तोड़ा और ये इसने अटैक किया। जब इसने इस पर अटैक किया तो कहानी कुछ ऐसी आई क्या? ठीक है, अब थोड़ी सी ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे होता क्या है, जब ये इस पर अटैक करता है ना, तो ये जब बॉन्ड खुलता है तो एक पॉजिटिव आता है। अभी डिब्बे में हमारे पास Br- और CCl4 पड़ा है, लेकिन इसके पढ़ने से पहले एक इंटरनल साइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। वो कुछ ये होती है कि इसका जो लोन पेयर है ना, उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन।
पीछे कारण है, कारण ये है कि देखो ये sp2 है कार्बोकैटायन, तो ये इस प्लेन में, जब कार्बोकैटायन एक प्लेन में होगा तो जो नीचे से जो Br है ना उस पर ईजिली इंटरेक्ट करता है और यहाँ पे एक ट्राई साइक्लिक रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? ट्राई साइक्लिक रिंग, कुछ ऐसी। ठीक है, ओके। इसको अपन लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, ट्राई साइक्लिक रिंग भी बोलते हैं। अब होता क्या है, थोड़ा इमेजिन कर पाए अगर आप कि ये आपके पास Br है, यहाँ पॉजिटिव है, तो जो इनकमिंग दूसरा Br माइनस आता है, जो दूसरा Br माइनस आता है वो इसके अपोजिट से आता है। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे समझा देता हूँ कि कुछ ऐसा होता होगा। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बना लूँ। ये देखो ऐसे, ठीक है, और इमेजिन करना कि यार यहाँ पे आपका Br, बाकी वैलेंसी में पूरी नहीं कर रहा अभी इसकी, ये आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है। मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छा ही दिखाई दे। ये करंट पोजीशन में ये सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो रही है। तो आप देख पा रहे हो कि ट्राई साइक्लिक की रिंग है और यहाँ पे आप मेरे बॉन्ड को देखो कि कितना ज़्यादा स्ट्रेन में बजे हुए हैं, कितना ज़्यादा इन पे स्ट्रेन है। तो यहाँ पे एक तो Br पे पॉजिटिव चार्ज है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है, इस पूरे रिंग में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। अब इन सोचो कि इमेजिन करना कि दूसरा Br माइनस आने वाला है, तो अगर मैं दूसरा Br माइनस लाऊंगा और अगर मैं इसी के प्लेन में ले आता हूँ, ये मान लेना मैं Br अटैक करा रहा हूँ, अगर मैं इसी के प्लेन में अटैक करा दूँ, यहाँ पे जिस प्लेन पे ये बैठा है, ठीक है, एकदम सेम प्लेन पे अटैक करा दूँ, तो Br का क्या है, अपना एक हिंड्रेंस है। Br की साइज एक बहुत बड़ी साइज है, तो अगर मैं जिस साइज पे ये बैठा है और इसको अटैक में नीचे से करा देता हूँ, यहाँ से अटैक करा देता हूँ, सेम अटैक करा देता हूँ, तो होगा क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्जन आएगा। इसलिए इस रिपल्जन को काउंटर बैलेंस करने के लिए जो Br है ना, ये यहाँ वाली पोजीशन पर अटैक करता है, इधर वाली पोजीशन, और ये तभी अटैक कर पाएगा जब यहाँ पे कहीं कोई ना कोई बॉन्ड खाली होगा। तो आप क्या करोगे, अभी तो बॉन्ड खाली नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करोगे। असल में हो यही रहा है, हो ये रहा है कि ये इसके एंटी पे आता है, इसके अपोजिट पे आता है, सो दैट वो रिपल्जन को अवॉइड कर सके और खटक से ये बॉन्ड टूटता है। मतलब यूँ कहूँ कि ये बॉन्ड टूट रहा है और ये तुरंत से आ रहा है, ये आया और ये बॉन्ड टूटा, और जब ये टूटा तो ये Br ऊपर आ गया और ये Br नीचे रह गया। ठीक है, मतलब मैं इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ूंगा, मैंने यहाँ से तोड़ा और ये लग गया, तो ये कुछ इसके एंटी प्रोडक्ट बन रहा है। आप देख पा रहे हो ये इसके एंटी प्रोडक्ट बन रहा है। एंटी प्रोडक्ट बनने का देखो दो फायदा है। एक फायदा है कि ये जो दो Br आपको दिख रहे हैं ये एक दूसरे से दूर दूर है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स का रिपल्जन नहीं होगा, इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स का रिपल्जन नहीं होगा। इमेजिन करना, मैं गलत तरीका से बना रहा हूँ, अगर ये ऐसे होता, Br सेम सेम होते, तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का क्या होता, रिपल्जन होता, और इस रिपल्जन से क्या स्ट्रक्चर स्टेबल होता, आंसर इज एकदम नहीं होता। Br की बड़ी बड़ी साइज है, या कोई भी हेलोजन होता है कभी साइज बड़ी है, उसके लोन पेयर है, तो अगर वो इस ऐसे प्लेन में होता तो डिस्टर्ब करता। इसलिए सही तरीका है कि वो ऐसे रहे, इससे एंटी रहे, इससे दूर रहे, ज़्यादा प्रॉफिट में। देख सकते हो इसके एंटी है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी ट्राई साइक्लिक की रिंग बनती है तो हिंड्रेंस को बचने के लिए, हिंड्रेंस ना हो, और दूसरा अटैक वहाँ से होना चाहिए जो ओवरऑल रिजल्ट को स्टेबल कर सके। ठीक है, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट आता है वो एंटी प्रोडक्ट आता है। क्या आता है, एंटी प्रोडक्ट आता है। मार्कोनी को फॉलो कर रहा है नो डाउट, बट एक बात याद रखना, साइक्लिक का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्योंकि देखो यार, मैंने कहा कि ट्राई साइक्लिक की रिंग है, अब ट्राई साइक्लिक की रिंग वैसे बेचारी जो है अपने आप में बोझे में है। अब तुम बोलो कि सब ट्राई साइक्लिक की रिंग में बैठ के मैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करूं, या मैं यूँ कहूँ कि मैं जो है इसके माइग्रेशन एप्टीट्यूड करूँ, मैं इसको हाइड्रेट शिफ्ट करूँ, उस पर मिथाइल शिफ्ट करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। याद रखना, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनता है यहाँ पे कोई शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती है। मार्कोनी को फॉलो होता है नो डाउट,
लेकिन कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है, ओके। और दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि चूंकि रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास, इसको कहीं लिख ही लो यार, पहला पॉइंट ये लिख लो कि फॉलोड मार्कोनिकॉफ रूल बट नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, और ऐसे केस में हिंड्रेंस से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, हिंड्रेंस ना पड़े आप पे या स्ट्रक्चर पे, स्टेबल स्ट्रक्चर बने, इसलिए ट्रांस प्रोडक्ट बनाइएगा। ठीक है, दूसरा रिएक्टिविटी की बात करें तो भैया F2Cl2 Br2 और I2 की रिएक्टिविटी भी कैसे चलती है। मतलब अभी जैसे मैंने Br2 लिया है, आप वहाँ पे F2 भी ले सकते थे, आप वहाँ पे Cl2 भी ले सकते थे, आप वहाँ पे I2 भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले लो। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, कह सकते हो। ठीक है, ओके। अब आप बताइए कि चूंकि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या ये स्टीरियो सेलेक्टिव में आएगा या स्टीरियो स्पेसिफिक में आएगा? लॉजिक बात करिएगा, चूंकि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए स्टीरियो सेलेक्टिव में आएगा या स्टीरियो स्पेसिफिक में आएगा? तो आपको आंसर मिल चुका होगा, सर ये स्टीरियो स्पेसिफिक होंगे। बट वैसे सेलेक्टिव तो तब होते जब मेरे को दो ऑप्शन होता, मेरे को चुनने का मौका मिलता कि सस्सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, तो मैं चुनूँ। यहाँ तो मुझे पता है ना कि हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए आप अटैक, एंटी अटैक कराओगे, जब एंटी अटैक कराओगे तो एक ही आंसर आएगा। तो ये तो स्पेसिफिक आ गया ना, स्पेसिफिकेशन आ गई ना कि हाँ भैया एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। तो याद रखिएगा ये रिजल्टेंट हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। तो अब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यहाँ पे उसने क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है और आपका थोड़ा स्टीरियो के साथ प्रोडक्ट बोल रहा है, तो कुछ नहीं करोगे और कुछ नहीं, एक अबव द प्लेन दिखा दोगे और एक बिलो द प्लेन दिखा दोगे। भाई एक ऐसे है और एक ऐसे है, जब दोनों अपोजिट होंगे तो ट्रांस में हो जाएंगे ना यार, है ना। एक टुवर्ड द ऑब्जर्वर है और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ठीक है, क्योंकि एंटी हमको लाना है। अगर मैं दोनों को एक प्लेन पे लाऊंगा, चाहे से और ट्राई ट्रांस, तो फिर वही बात, रिपल्जन आ जाएगा, उस रिपल्जन से बचना है आपने। ठीक है, अब मैं इसकी मैकेनिज्म बार बार नहीं खोल रहा हूँ यार। ठीक है, इसमें वही बनने वाली है यार। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगी, ओके। और फिर जो दूसरा Br माइनस है वो इसके एंटी पे अटैक कर देगा। ठीक है, वहीं पहुंचोगे मतलब यार, ठीक है ना। पावर मैकेनिज्म जरूरत नहीं है, एक बार सीख लिए तो। और आपने सीखा ये कि जब आपके पास Br2CCl4 होगा तब आपको क्या करना है, ठीक है ना। अब सुनिए, अब सुनिए, कभी कभी क्या होता है कि हमको रिएक्शन की मैकेनिज्म से पूछता है कि सिस बनेगा, प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा कि क्या बनेगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये मेरे पास कोई अल्कीन है, और मैं इसको Br2 से रिएक्ट करा रहा हूँ और CCl4 से करा रहा हूँ। मुझे सवाल बोलेगा, सवाल बस ज़्यादा नहीं बोलेगा, इतना बोलेगा, बता कंपाउंड मीजो बनेगा या कंपाउंड रेसमिक बनेगा। कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर का जो यील्ड आएगा वो मीजो यील्ड आएगी या रेसमिक यील्ड आएगी। इसको बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ कि कब स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी जाती है रिएक्शंस की। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। एक रूल होता है, देखो इस टॉपिक को पढ़ाने का सबका अपना तरीका है। मेरे पास एक बहुत सिंपल तरीका है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। इस रूल का नाम है ATM रूल। ये क्या कहता है
तो देखो एटीएम का रूल ये कहता है कि भाई पहले तो एटीएम रहता है, एंटी का ए का मतलब होता है एंटी, टी का मतलब होता है ट्रांस और एम का मतलब होता है मीजो। क्या बोला? ए का मतलब है एंटी, टी का मतलब है ट्रांस और एम का मतलब है मीजो। रिएक्शन या तो एंटी मैकेनिज्म जाएगी या तो सिन मैकेनिज्म जाएगी। क्या बोले? सिन मैकेनिज्म जाएगी। सिन मतलब जब सेम साइड अटैक होता है उसको बोलते हैं सिन, अपोजिट आता है तो बोलते हैं एंटी। ठीक है। और अगर या तो ट्रांस होगा तो या तो सिस होगा, और या तो मीजो होगा या तो रेसमिक होगा। ठीक है। एटीएम होगा या एससीआर होगा। ठीक है। सिन, सिस और रेसमिक। ओके। अब रूल ये बोलता है कि किसी एक को आप होल्ड करो और अपने आप दो वेरिएबल हो जाएंगे। क्या बोला? एक को होल्ड करो एंड टू वेरिएबल बनाओ। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इमेजिन करना एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो कि आप सीख रहे हो रूल। इमेजिन करना कि सबस्ट्रेट मेरा सिस था, मेरा कोई सबस्ट्रेट था जो कि सिस था। ओके। और मुझसे उसने कहा कि ये रिएक्शन जो है ये एंटी मैकेनिज्म जाएगी। मेरा ठीक है। और हमसे उसने पूछा कि बताओ कि प्रोडक्ट मीजो होगा या एसिडिक होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे लिखा ए, फिर लिखा टी और फिर लिखा है। क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि जो द गिवन सबस्ट्रेट इज सिस इन नेचर एंड द रिएक्शन जो जा रही है दैट इज एंटी मैकेनिज्म। तो आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है कि मीजो होगा कि रेस्मिक होगा। तो एटीएम में आ जाओ, तो ये रिएक्शन कैसी जा रही है? एंटी जा रही है। और ये क्या दे रखा है? सिस दे रखा है। अब आप देखो एक होल्ड है तो अपने आप दो वेरिएबल हो जाएंगे। तो एक होल्ड है, अब दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल तो हो चुका है, वेरिएबल मतलब चेंज हो चुका है। तो ट्रांस वाला क्या आ चुका है? सिस आ चुका है। तो अब खुद सोचो कि रेस्मिक आएगा कि नहीं आएगा। भाई मीजो है तो मीजो को क्या हो जाएगा? रेस्मिक आ जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेस्मिक। तो हमने एक को होल्ड किया और दो को क्या किया? हमने वेरी किया। एक को होल्ड किया और दो को हमने क्या किया? वेरी किया। ओके। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म में एंटी जा रहा था, इसलिए मैंने इसको एंटी लिखा। क्वेश्चन में ये ट्रांस की जगह क्वेश्चन में सिस दे रखा था, इसलिए मैंने एक वेरी कराया, और मुझे एक को होल्ड करना था और दो को वेरी कराना था। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। और बात कर लेते हैं, अब मान लेना कि कोई एक रिएक्शन है में जिसमें सबस्ट्रेट जो है ऑलरेडी ट्रांस है और मैकेनिज्म फिर से एंटी जाती है और आपसे पूछता है कि बताओ रेस्मिक मिक्सचर होगा या मीजो। तो एटीएम रूल को उठाया। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बंदे ने दिया है कि ट्रांस होगा सबस्ट्रेट, मैकेनिज्म भी एंटी। अब दोनों ही होल्ड है। अगर दो होल्ड हो गए तो याद रखना तीसरे को भी होल्ड होना पड़ेगा। अगर दो कांस्टेंट हैं, दोनों ऊपर की कांस्टेंट हैं, तो तीसरा भी कांस्टेंट होगा। मतलब क्या आएगा? मीजो आएगा। तो बच्चे इसका आंसर आपके सामने यूं आ गया। ठीक है। तो अगर दो होल्ड करोगे तो तीसरा भी होल्ड, और अगर एक वेरिएबल तो दो वेरिएबल। अब आप मुझे सवाल करोगे सर ये एंटी और सिन एग्जाम में देगा क्या? ये आपको देगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। हर एक रिएक्शन का एंटी मैकेनिज्म होता है, हर एक रिएक्शन का सिन मैकेनिज्म होता है। इसकी मैकेनिज्म ही आपको बताएगी किसका एंटी होगा किसका सिन होगा। इसलिए मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ कि आपको हर रिएक्शन के बारे में पता चलता चला जाए। ठीक है। ओके। अब आप मुझे गेस करके बताइएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सबस्ट्रेट ने उसने सिस दे दिया और यहाँ पे उसने जो है सिन दे दिया और आपसे बोला कि बताओ प्रोडक्ट मीजो होगा या रेस्मिक होगा। तो अगेन फॉलो द एटीएम रूल एंड गेट द आंसर। फॉलो द एटीएम रूल एंड गेट द आंसर। ठीक है। क्या दे रहा है बंदा? ट्रांस क्या दे रहा है? सिस दे रहा है। ठीक है।
एंटी जगह बोल रहा है नहीं भैया सिन होगा। अब दो वेरिएबल हो चुके हैं, दो वेरिएबल हो चुके हैं, तो तीसरे को क्या होना चाहिए, बोलो, तीसरे को होल्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये तीसरा होल्ड हो गया। इसका मतलब कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। ठीक है, इस एटीएम रूल का फायदा उठाएंगे और अपन लोग प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे यील्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको कुछ ये दिया था, मैंने आपसे कहा कि आप इसको Br2 से रिएक्ट कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अभी आप पढ़ के आए हो, बोलने की जरूरत नहीं है कि रिएक्शन एंटी मैकेनिज्म जाने वाली है। सवाल मैंने पूछा था कि बनने वाला प्रोडक्ट रस्मिक है या मीजो है। ठीक है, ये आपका क्या है, सिज है। आओ खेलते हैं, एटीएम रूल अप्लाई करते हैं। बंदे ने क्वेश्चन में एंटी का एंटी दे रखा है, इधर सिज दे रखा है। अब तुम बताओ, खड़क से आंसर दे सकते हो मेरे बच्चा। एंटी का तो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, एक वेरी हो चुका है, तो चल क्यों ना दूसरे को भी वेरी करें। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो रेसमिक मिक्सचर आएगा। तो मैं प्रोडक्ट बनाने की जद्दोजहद में नहीं फंसता हूँ, प्रोडक्ट बनाने की जद्दोजहद में नहीं फंसता हूँ, लेकिन चलो, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक Br और एक Br, यहाँ पे एक H, यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से आंसर ये आ जाए। ठीक है, ठीक है, ट्राई करिएगा प्रोडक्ट का, देखिए कि आपसे आपसे उम्मीद से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब रेस्पिंग मिक्सचर है, 50-50 मिक्सचर हुआ। अब एक ये भी हो सकता है और दूसरा यार ये भी हो सकता है। क्या मजाक कर रहा हूँ ना, पलट दो। तो यार 50% बनने की चांसेस भैया मेरे ये है और 50% भैया बनने की चांसेस ये है, इसलिए मिक्सचर क्या हो जाएगा, रेस्पिंग मिक्सचर। तो देखो कितना सिंपल हो गया। एग्जाम में स्टीरियो का ख्याल रखना है, स्टीरियो पूछता है। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टीरियो का बहुत बड़ा ख्याल रखेंगे। बढ़ जाएं आगे। ठीक है, आओ, यही सवाल अगर उसने ऐसे दिया होता, ठीक है, आपसे बोलता प्रोडक्ट बनाओ, तो बेटा ये प्रोडक्ट मेरा एंटी है, नो डाउट। यहाँ बंदे ने क्या दे रखा है, ट्रांस दे रखा है, पूछा है मैकेनिज्म कैसे जाएगी, अपन को की फॉलो करना चाहिए, अपन को एटीएम रूल फॉलो करना है। मतलब एंटी का एंटी बनेगा, ट्रांस का ट्रांस बनेगा। आंसर आ चुका है, क्या आया है, दो अगर कांस्टेंट है तो तीसरे को भी भैया मेरे कांस्टेंट कर दो, मतलब मीजो, बाप मीजर प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, टिंग 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 टिंग, HBr HBr HH HH। ठीक, दिमाग लगाना है, आपका आंसर आपके सामने है, खेल खेल रहा है आपके साथ। बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहानी को कंटिन्यू करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ, और बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ये है, यहाँ देगा आपको Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, एक प्रोडक्ट ए बनवाएगा, फिर दोबारा तुमसे Cl2 से रिएक्ट कराएगा, फिर देगा CCl4 और प्रोडक्ट बी बनवाएगा। बोलेगा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए एंड बी, या सीधे सीधे बोलेगा भैया जी स्टीरियो बता दो, स्टीरियो ऑफ बी बताओ। मतलब ये बनने वाला मीजो होगा या रेस्मिक होगा। दिमाग तो चलाना है, दिमाग तो चलाना है। तो आओ खेलते हैं इस क्वेश्चन के साथ, आओ खेलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखो ये बात तो मान लोगे कि ये रिएक्शन एंटी मैकेनिज्म जाती है,
बोलने की ज़रूरत नहीं कर रहा मैं क्या समझाने की। ठीक है, तो जब ये एंटी मैकेनिज्म जाएगी तो यार पहले स्टेप में अगर आपके सामने ये अल्काइन है और आप इसको Br2 से रिएक्ट करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 फॉलोड बाय एंटी मैकेनिज्म, ये H आएगा, ये H आएगा, HABr आएगा, HBr आएगा। ये भैया मेरा A बन गया, बन गया। अब कुछ नहीं करो, Cl2 से रिएक्ट कराओ, है ना, Cl2 से रिएक्ट कराओ CCl4 के साथ, बट रुको, सोचो कि सिन बनाए या रस्मिक बनाए। सिम बनाए तो देखो ये है आपका ट्रांस मैकेनिज्म जाएगी एंटी, तो ATM रूल को फॉलो किया, AT वापस फिर से M मिला, मतलब क्या बनने वाला है, मीजो बनने वाला है। अब आप बुद्धि लगाओ कि मीजो कैसे बनेगा, तो मीजो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका Cl, यहाँ पे आपका Br, और यहाँ पे आपका यहाँ पे Cl, सॉरी, यहाँ पे आपका Br, यहाँ पे आपका Br, ये आपका मीजो नजर आएगा। ठीक, फिर कच बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दिमाग का खेल है, आप इसका वो खेल रहा है, आप बज रहे हो। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। मैकेनिज्म के साथ रखोगे नॉलेज तो कभी भी तुम्हारा सवाल रॉन्ग नहीं होगा, गारंटी मेरी, बट मैकेनिज्म आनी चाहिए। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट आएगा रिएक्शन ऑफ X2 in presence of FeX। ठीक है, FeX मैं एग्जांपल ले लूंगा Cl2 को CCl3 से, FeCl3 से। ये मान लीजिए मेरे पास कोई अल्काइन है, आपको ये रिएक्शन करनी है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl। ठीक है, देखो असल में होता क्या है, पढ़ बनाना है। अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं मैकेनिज्म के तौर पे कि आपके पास ये जो Cl2 है ना, ये जब ब्रेक होगा तो एक आएगा पॉजिटिव और एक आएगा नेगेटिव, और ये जो FeCl3 है ये इस नेगेटिव से इंटरेक्ट करके Cl प्लस को खाली रखेगा और बनाएगा FeCl4 माइनस। हमको तो यही चाहिए था। वैसे भी ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगी, क्या पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये मेरा सबस्ट्रेट है। अब तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वही एंटी मैकेनिज्म फॉलो करनी है, वही एंटी मैकेनिज्म फॉलो करनी है। तो देखो ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, खटक से अटैक किया, मैं गलत चीज पूरी बेकार नहीं करना। ठीक है, अब देखो जो वहाँ पे साइक्लिक पॉलीमर रिंग बनी थी, जो वहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हुआ था, यहाँ पे भी वही इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा। और जैसे ही इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा तो भैया शब्द फटे हो जाना चाहिए, है ना। बस अब बताओ FeCl4 माइनस से आप क्या खाली करोगे, Cl माइनस खाली करोगे, और Cl माइनस एज पर एंटी प्लेनेटरी रूल खटक से अटैक करेगा इसके अपोजिट में। एक Cl यहाँ आएगा, एक Cl यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, आपके पास अगर एक्सिस में मोल है तो रुकना किस बात का, अगर एक्सिस में मोल है तो रुकना किस बात का। इन केस पहले तो ये प्रोडक्ट यहाँ बन गया, बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास प्रोडक्ट एक्सिस में है तो कराओ। मान लेते हैं, इमेजिन करना कि मेरे पास Cl2 FeCl3 एक्सिस में था, तो और कुछ नहीं यार, तो यहाँ आके छोड़ दे।
ठीक है, अगर एक्सेस में मेंशन किया होगा वैसे मेंशन कर ही देते हैं। ठीक है, ओके, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आप प्रोडक्ट बना पा रहे होगे, प्रोडक्ट को सॉल्व कर पा रहे होगे, यील्ड समझ पा रहे होगे कि यील्ड कौन सी यील्ड कैसी है, क्या कहती है वो यील्ड। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। एक क्वेश्चन को ट्राई करना है यार। यहाँ पे आप Cl2 लो, FeCl3 लो। ठीक है, पहले प्रोडक्ट ए बनाओ, 1 मोल दे रखा है, फिर आप Br2 लो, फिर आप FeBr3 लो और प्रोडक्ट बी बनाओ, और मुझे प्रोडक्ट बी की स्टीरियो पे कमेंट करो। ठीक है, आइदर ये रेसमिक बनेगा या मीजो बनेगा। ये क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इंतजार है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सवाल का इंतजार रहेगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो अब आएगा अगला आएगा रिएक्शन ऑफ अल्कीन। सब एडिशन रिएक्शन चल रही है यार विथ H2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसको आप हाइड्रोजनेशन भी पढ़ते हो। अब H2 की जगह मैं D2 भी लिख दूंगा तो घबराओगे तो नहीं ना। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, पैलेटिनम, निकल। तो देखो इसकी मैकेनिज्म होती कैसे है। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म के पीछे पड़ जाऊँ, आप पढ़ के आओ तो अल्कीन से अल्कीन बनाना है, मैं लेकिन थोड़ा शिद्दत से पढ़ाऊंगा। देखो असल में क्या होता है, यहाँ पे एक चारकोल का गद्दा होता है। चारकोल समझते हो ना, कोयला, इसके छोटे छोटे स्क्रैप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम इसके सरफेस पे पड़ा रहता है। ठीक है, कोई अल्कीन इसके प्लेन में है, ये अल्कीन है मेरे कोई प्लेन में। अब आपको पता है कि अल्कीन के पास क्या है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। मैं दिखा दे रहा हूँ एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, तो बाबू हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, या H2 या D2 जो भी है, आएगा ऊपर से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये मान लेना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये ऊपर से आ रहा है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब आएंगे ना तो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ ट्रांजिशन फेज कुछ ऐसे बनने वाला है। ट्रांजिशन फेज कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ये कुछ ट्रांजिशन फेज बनता है। ये दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। ठीक है, और फाइनली ये ट्रांजिशन फेज कवर हो जाता है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा होता है। देखो फॉर्मिंग ब्रेकिंग, फॉर्मिंग ब्रेकिंग की मैकेनिज्म चलती है ना। ये जो हाइड्रोजन की खुद के बॉन्ड से वो क्या हो रहे होंगे, ब्रेक हो रहे होंगे। इसको आप बोल सकते हो कि आपका क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। और फाइनली भैया ये प्रोडक्ट आ गया। पता है तुम्हें सीखने को क्या मिला, तुम बोलोगे सर इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया। मैं बस आपको बताना चाह रहा था कि ये रिएक्शन से मैकेनिज्म जाती है। ये रिएक्शन जो है ये आपकी सिन मैकेनिज्म जाती है, ये आपकी ट्रांस मैकेनिज्म नहीं जाती है। ठीक है, ये अगर मान लो तुम्हारे पास कोई अल्कीन है, ये कोई अल्कीन है, बाकी वैलेंसी में पूरी नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपकी अल्कीन है। ओके, तो इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से आएंगे ऊपर से। ये प्लेन में है, ये अल्कीन हमारी प्लेन में है। ठीक है, ओके, ये यहाँ से। ठीक है, और ये जो रुका हुआ होता है, जो मेरा हाथ देख रहे हो, ये चारकोल के गद्दे मान लेना। तो प्लेटिनम पैलेडियम निकल करके थोड़ी सी हीट दे देना,
थोड़ी सी हीट दे देना एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉलो करते हुए, ओवरऑल हीट बाद में निकल भी जाती है। बस मेरा मोटिव जो बताने का है वो बताने का ये है कि ये भी रिएक्शन जो है वो क्या है, सिन मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक साथ आ रहा है। आपको जितना हल्का लग रहा है, मैं अभी क्वेश्चन दूंगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। आओ दिखाते हैं। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन से चलो इस पर D2 दे देते हैं। यहाँ डाल देगा निकल, प्लेटिनम पैलेडियम हीट जो भी करना है कर लो। बोलेगा प्रोडक्ट का स्टीरो बताओ, प्रोडक्ट की स्टीरो बताओ कि प्रोडक्ट रेसिमिक बनेगा या मीजो बनेगा, प्रोडक्ट रेसिमिक बनेगा या मीजो बनेगा, इसकी स्टीरो बताओ। ठीक है, अब आपको अगर मैकेनिज्म नहीं पता होगी ना तो गारंटी अब सवाल नहीं कर पाते। अब तुम जान चुके हो कि देखो यार ये चीज़ है, बंदे ने अभी सिखाया कि ये मैकेनिज्म सिन मैकेनिज्म रहती है। हम ATM रूल पढ़ के आए हैं, ट्रांस की जगह हम लिखने वाले हैं सिस, ओके, और एंटी के लिखने वाला हूँ मैं सिन। बेटा 2 वेरिएबल हो चुके हैं, तीसरे को क्या होना चाहिए बोलो, तीसरे को क्या होना चाहिए? तो आंसर इस कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब मीजो, मतलब मीजो। इसका आंसर कुछ ये आएगा। दिस इज द आंसर। मतलब कल को एग्जाम में एक ऑप्शन ये भी आ जाता ना, इसी क्वेश्चन के लिए, तो आप बर्बाद हो जाते। ये तभी पता चल रहा है जब आपको पता चल रही है, मैकेनिज्म पता चल रही है। मैकेनिज्म टेल्स एवरीथिंग अबाउट द रिएक्शन। इसलिए बार बार तवज्जो दे रहा हूँ, मैकेनिज्म पे फोकस करो, मैकेनिज्म पे ध्यान दो, मैकेनिज्म करो, इसलिए बोल रहा है। ठीक है, अब एक एक मैकेनिज्म जानने के बाद आपको उसको ये पता चल चुका होगा कि वो सिन जा रहा है, एंटी जा रहा है, सिन जा रहा है, एंटी जा रहा है, उससे आप उसका प्रोडक्ट जज कर पाओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस पर ट्राई मारना। यहाँ पे दे देगा आपको D2 निकल, प्लेटिनम पैलेडियम हीट, ठीक है, चारकोल का गद्दा, और बोलेगा इस प्रोडक्ट की स्टीरियो बताओ, प्रोडक्ट की स्टीरियो बताओ। ठीक है, खेलना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना। ठीक है, आइए समझ में कैसे मैकेनिज्म करते हैं, मैकेनिज्म पर खेलें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे बातें समझ में आ रही हैं, आपको लगता है कि नहीं इसको देखने के बाद प्लस कोर्स ज़रूर लेना चाहिए, तो प्लीज़ मेरा कोड ज़रूर याद रखना, मेरा कोड धीरेन DHIREN, इसी से आपको 10% इंस्टा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और मेरी जो PYQ सीरीज चलती रहती है उस पर ज़रूर आना यार, रोज़ एवरी डे 9 PM पे PYQ सीरीज होती है, वहाँ पे मैं इसी रिएक्शन मैकेनिज्म में जितने चैप्टर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते कोशिश करता हूँ। ठीक है, आओ ये काम अल्काइन के करके देखें। मान लो कि सवाल कुछ ऐसे दे दे और बोल दे भैया पहले केस में वो H2 देता है 1 मोल 1 मोल निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ, ये प्रोडक्ट A बनवाता है, फिर दूसरे में तुम्हें D2 देता है 1 मोल और प्लेटिनम पैलेडियम से हीट करवाता है और प्रोडक्ट B देता है। बोलेगा B की स्टीरियो बताओ, B की स्टीरियो बताओ, हैं B की स्टीरियो बताओ। तो आप देखो, मैकेनिज्म खेलो और आपका आंसर आपके सामने। मैकेनिज्म क्या करिए, मैकेनिज्म कह रही है भाई ये हाइड्रोजन है तो ये सिन से जाएगा, बात मान लोगे, और जब सिन से जाएगा मतलब सेम प्लेन पे जाएगा, तो ये जो अल्काइन आपको दिख रहा है
तो जब मैं इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराऊंगा तो ये सिन से जाने वाला है, मतलब ये कुछ ऐसे करने वाला है क्या, और जब सिन से जाएगा तो ये सिर्फ प्रोडक्ट देगा। ये मेरी सिज है, ठीक है। और फिर से आप इस पे किसका अटैक करा रहे हो, D2 का अटैक करा रहे हो। ये भी कैसे आएगा, ये भी कैसे आएगा, सिन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आएगा, है ना। बस आपको स्टीरियो से मतलब है, चीज़ें स्टीरियो से मतलब है तो क्या रूल लगा दें यार, आओ कोने में लिख रहा हूँ छोटू सा, एटीएम रूल। एटीएम रूल क्या बोल रहा है भैया, बंदा ने ये सिज बन गया, ठीक है, रिएक्शन सिन मैकेनिज्म जा रही है तो बटा वैसे भी जो बन जाएगा, मतलब इसका सीधे सीधा आंसर ये आ जाएगा। ओवरऑल इसका आंसर ये है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं समझाना बस आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि मैकेनिज्म को फॉलो करो, मैकेनिज्म पे ध्यान दो, आपका तभी भला होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे रिएक्शन के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी जो हमने Br2 पढ़ा था, वो हमने Br2 पढ़ा था किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 पढ़ा था। अब जो हम लोग Br2 पढ़ेंगे वो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, रिएक्शन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर बोलूं या पोलर सॉल्वेंट बोलूं, तो समझ चुके होगे कुछ ना कुछ तो खेल खेलूंगा ही, समझ चुके होगे कुछ ना कुछ तो खेल खेलूंगा ही। सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, पीछे हमने CCl4 किया था, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट था, इस बार वाटर है तो पोलर सॉल्वेंट है और वो अपना जादू दिखाएगा। आओ मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। मान लेना यार मेरे पास कोई अल्कीन है, और मैं इसको Br2 से रिएक्ट करा रहा हूँ। ये बात तो फैक्ट है कि Br2 से रिएक्ट करने का मतलब एक तरफ Br प्लस लाना और एक तरफ Br माइनस लाना। ये बात हम भी जानते हैं, हम कर ही क्या रहे हैं, हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को बोल रहे हैं बेटा जा और अटैक कर और जी ले अपनी ज़िंदगी। यहाँ पे सबस्ट्रेट डिसाइड करेगा किस पे अटैक होना है, सबस्ट्रेट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए यार कि ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आएगा, और जब ये यहाँ पे आएगा तो ये बनाएगा CH3, CH यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, CH यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ आएगा, लोन पेयर Br के। अब रुक जाना, रुक जाना, रुक इसलिए जाना क्योंकि डिब्बे में देखो कि मुझे Br माइनस का अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे सोचने से पहले ही ये इंटरनल साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा, इंटरनल इंटरेक्शन होगा। जब ये इंटरनल इंटरेक्शन होगा तो ये ट्राईसाइक्लिक की रिंग बनेगी। मैं वैलेंसी पूरी नहीं कर रहा, करते रहना। अब बताओ, तुम्हारे पास Br माइनस भी है और तुम्हारे पास पानी भी है, किसका अटैक कराओगे भैया, तुम्हारे पास Br माइनस भी है और तुम्हारे पास पानी भी है, किसका अटैक कराओगे, लॉजिक लगा दो। हाँ सही सोच रहे हो, Br माइनस तो अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक कौन करेगा, पानी अटैक करेगा, फॉलोड बाय विच मैकेनिज्म, तो आंसर है सर एंटी मैकेनिज्म, मतलब ये पानी डिशुम से यहाँ से अटैक कर रहा है, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसे होने वाला है क्या, जलम का प्रवास हुआ, वैलेंसी मैं पूरी नहीं करूँगा, ठीक है। और यहाँ से आप ये H प्लस को बाहर कर देना और फाइनल आंसर कुछ अजब वाला आएगा। ठीक है, ठीक है, तो मतलब इसमें भी क्या हुआ, एंटी मैकेनिज्म फॉलो हुआ, बस अपना रोल किसने प्ले किया, सॉल्वेंट में प्ले किया, सॉल्वेंट में कौन, सॉल्वेंट में पानी, ठीक है भैया, मेरी बात समझ पाए, हाँ या नहीं। एक लास्ट और एक फाइनल क्वेश्चन करो आज का, फिर सवाल को जय हिंद जय भारत करते हैं। आपको देगा Br जलम जलम जलम
Br2 जलम जलम जलम, प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो यार, थोड़ा सा मिथाइल पहले सामने है ना, तो कोशिश करना कि Br जो है इससे दूर लेके जाना, नहीं तो अगर Br जब तुम पास लाओगे ना तो रिपल्जन से झेल नहीं पाओगे। और इस दाग बाबूजी इसको कर दो, है ना। प्रोडक्ट तैयार हो गया ना यार, तो दिमाग लगाया, प्रोडक्ट बनाया। ओके, फॉलोड बाय मार्कोनिकॉफ को फॉलो करना है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। ओके, इस टेस्ट को हम लोग टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन भी बुलाते हैं। अब मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये अल्कीन्स के लिए होता है, अल्केन अल्केन पास नहीं होते इससे। ओके, मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि मैं कितना ज़्यादा मैकेनिज्म को तवज्जो दे रहा हूँ, या कितने टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन मैंने इतना सारा पढ़ाया, ट्राई जरूर करना। इन सारे क्वेश्चन को ट्राई करना। मैं यहीं कहीं ई लिख दे रहा हूँ, ठीक है, खुद ही करते रहना। चलो, इतने क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, क्वेश्चंस को ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत ही पेशेंसली आपने मुझे सुना, बहुत ही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका यार। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस कोड को हमेशा दिमाग में रखना, और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।